हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब आप सोच रहे होंगे आज बोर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इलेबोरेटिव लेक्चर है तो बिना बोर्ड के भी बढ़िया हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 सिविल प्रोसीजर कोड। देखिए, रिटन स्टेटमेंट का टर्न आ चुका है सीपीसी की कहानी अंजलि मैम की जुबानी में, क्योंकि सम्मन जो है प्लेंटिफ सर्व कर चुका है थ्रू कोर्ट टू द डिफेंडेंट। नाउ इट्स ड्यूटी टू डिफेंडेंट टू appear before the court and answer all that allegations or claims that are raised by the plaintiff। क्योंकि plaintiff सीधा सीधा क्लेम नहीं कर रहा ना, उसने कुछ फैक्ट स्टेट किए हैं, वो कुछ बता रहा है, तो उन एलिगेशंस को आंसर करना ज़रूरी है। देखो, ऑर्डर 8 रूल 1, ऑर्डर 5 रूल 1, सेक्शन 27, ये तीनों ही क्या बात कर रहे हैं कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ समन्स डिफेंडेंट जो है ना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल कर दे, ईदर बाय हिमसेल्फ यानी इन पर्सन और थ्रू प्लीडर, और इवन थ्रू प्लीडर एंड विद सम ऑथोराइज पर्सन, जो भी वो भेजना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एज सुन एज पॉसिबल विद इन 30 डेज, दैट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो है एक नॉर्मल रूल। अब क्वेश्चन ये है कि रिटन स्टेटमेंट क्या है और डिफेंडेंट अब उसमें क्या लिखेगा। सी, रिटन स्टेटमेंट की डेफिनेशन है सच कोई नहीं है, लेकिन रिटन स्टेटमेंट इज आंसर टू द एलिगेशंस एंड क्लेम्स मेंशन्ड बाय द प्लेंटिफ, और उसने कोर्ट में जमा करा दिए हैं, तो उनका जवाब देना जरूरी है। अगर जो डिफेंडेंट है वो अपीयर नहीं होता, रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता, तो क्या होगा? एक्स पार्टी हो जाएगा। रूल 10 सिंप्लिसिटर ये कह रहा है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम के दौरान जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता है, तो ये माना जाता है ना कि वो क्लेम्स को एडमिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर द टाइम पीरियड कोर्ट मे प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर रिटन इन द प्लेंट, तो वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा और बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो डिफेंडेंट है उसका अपीयर होना ज़रूरी है। रूल 1A 2002 अमेंडमेंट से ऐड करा गया था, इंसर्ट करा गया था। उसमें बताया गया है कि जब भी कोई रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करेगा तो उसके साथ वो सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाएगा जिन पे वो रिलाई करता है, यानी वो क्लेम्स को डिनाई कर रहा है प्लेंटिफ के, तो वो उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए ना जिसको वो लाना चाह रहा है, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करेगा विद द रिटन स्टेटमेंट एंड देन कोर्ट में जमा करा देगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, इफ़ ही हैज़ डॉक्यूमेंट्स बट do not produce in the court, तो later on he will not allowed to produce or bring before the court, नहीं करा जाएगा। बट some instance में भी there कि जो डॉक्यूमेंट है ना वो किसी और के पोजेशन में है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट मेंशन इन हुज पोजेशन द डॉक्यूमेंट्स आर, ताकि कोर्ट को पता चल जाए। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोविज़न है कि उसको प्रोड्यूस करने चाहिए, दो चीज़ों पे लागू नहीं होती है, इधर टू रिफ्रेश द मेमोरी अगर वो डॉक्यूमेंट चाहिए, या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अगर वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो दे नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस विद द रिटन स्टेटमेंट, तो वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट हम कह रहे हैं आंसर है, तो इसका मतलब क्या है? वट एवर एलिगेशंस और क्लेम्स raised by the plaintiff in the plaint, they have to be specifically denied by the defendant। क्योंकि देखिए बैक टू बैक 2-3 प्रोविज़न बताई जा रही हैं कि आप अगर कोई स्पेसिफिक प्ली रेज करना चाहते हो न्यू, ठीक है, रूल 2, 3, 4, 5 क्या बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिक प्ली रेज करना चाह रहे हो तो कर दो, तो बाद में अलाउड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट कह रहा है लॉ ऑफ लिमिटेशन के बार है, यानी टाइम बार हो चुका है, प्लेंट लेट लाई गई है, तो इसको डिसमिस कर दिया जाए, सूट को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंडली, डिफेंडेंट कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज अप्लाइड हेयर बिकॉज द सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, और ये रेस जुडिकेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये हम अपनी
कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। या वो ये कहेगा द मैटर इज सब जुडिस टू अनदर कोर्ट और मे बी इन द सेम कोर्ट, तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस may applied here, or he may plead that the court has no jurisdiction, this is not the proper court। तो जो प्लेंट है ना वो किसी प्रॉपर कोर्ट में सेंड करी जाए, एटलीस्ट दिस कोर्ट हैज़ नो जुडिक्शन टू डील विद द मैटर। तो ये तो एक नई चीज़ है। उसके अलावा और क्या कर सकता है, रूल 6 और 6A ये क्या कह रहे हैं, अगर कुछ क्लेम डिफेंडेंट के भी हैं, वो ये कह रहा है कि प्लेंटिफ का क्लेम वो एडमिट कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरा भी कुछ क्लेम है, तो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम ये हम स्पेसिफिकली अलग वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। यहाँ जनरल प्रोविज़न कर रहे हैं, तो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का जो क्लेम है वो स्पेसिफिकली बताएगा कि नहीं, मैं इसके जो क्लेम है उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इसने मुझे भी कुछ देना है, राइट। तो वो क्या है, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। अब क्या है, ये तो है वो कोई नई प्ली उठाना चाहता है, कोई जैसे मान लो ये कहना चाहे कि फ्रेडुलेंटली कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो वो कहेंगे फ्रॉड ऑफ कोर्सन या इस तरह से मेरी कंसेंट ली गई थी, राइट। या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये स्पेसिफिकली प्लीड करेगा, राइट। अब अगर उसको डिनाई करने हैं, जैसे वो कह रहा है आई एम द ओनर, ही इज़ डिनाइंग, नो ही इज़ नॉट द ओनर, आई एम द ओनर, और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है साथ में, तो क्या है, डिनाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी फैक्ट को डिनाई नहीं किया तो इट मीन्स द फैक्ट इज़ एडमिटेड। और जो डिनाइल है वो इवेसिव नहीं होना चाहिए, वेग तरीके से या एम्बिगुअस तरीके से या जनरली एक डिनाइल कि नो आई एम नॉट लाइबल। अब हाउ यू आर नॉट लाइबल लिटिल बिट स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो 30 डेज़ के विद इन एंड दैट मे एक्सटेंड अप टू 90 डेज़ अगर रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में देनी है, तो क्या ऐसा भी होगा अगर डिफेंडेंट नहीं जाता है कोर्ट में, रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा करता है, तो देन क्या होगा, रूल 10 क्या कह रहा है कि इफ़ द रिटन स्टेटमेंट इज़ नॉट सबमिटेड देन इट इज़ टेकन एज एडमिटेड, मीन्स द प्लीज ऑफ प्लेंट, जो प्लेंटिफ है, जो प्लेंट में रेज की हैं जो भी एलिगेशंस है, जो भी क्लेम है, they are said to be admitted by the defendant, that's why he is not submitting the written statement denying the allegations and claims raised by the plaintiff। तो क्या होगा, on this basis the judgment may be pronounced by the court जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। किस बात पे, किस बेसिस पे कर देगा, प्लेंटिफ ने जो क्लेम कर रखे हैं उनको रीड आउट करके इफ़ यू फील इट इज़ जस्टिफाइड and the defendant is not submitting the written statement and not denying the facts of the plaint, तो क्या करेंगे, जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। तो जो रिटन स्टेटमेंट है ना वो itself इज़ a very important document, और उसमें जो लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए एक प्लेंट ने प्लेंटिफ ने जमा करा दी है, फिर डिफेंडेंट आया अपनी रिटन स्टेटमेंट लेके, अब मान लो प्लेंटिफ सब चीज़ें ही एडमिट कर रहा है, तो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रायल, वो तो एडमिट ही कर रहा है, फर्स्ट डे पे ही जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी। इफ़ ही इज़ नॉट सबमिटिंग द रिटन स्टेटमेंट, और वो एक बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो आ ही नहीं रहा कोर्ट में कुछ अपने क्लेम लेके, तो भी वो प्रोनाउंसमेंट कर देंगे जजमेंट। तो ट्रायल के लिए फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होता है। इशू कैसे फ्रेम होंगे, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सुन के कि कौन सा है कंट्रोवर्सी या मैटर ऑफ इशू है क्या फाइनली, राइट। रूल 9 ये भी कहता है कि कोई और सब्सिक्वेंट जो रिटन स्टेटमेंट है वो एडमिट करी जा सकती है या कॉल अपॉन करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम रेज करना भूल गए, तो लेटर ऑन सब्सिक्वेंट रिटन स्टेटमेंट जमा करा दी जाएगी रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, राइट। कोई और भी मैटर हो सकता है जिसमें सब्सिक्वेंट रिटन स्टेटमेंट कोर्ट अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ये है रिटन स्टेटमेंट। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिटेल और अलग मैटर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक और बात है भाई, इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं,
लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ वॉच है ना वो कम है, तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई यू आर नॉट वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू से, कमेंट सेक्शन में बता दो, और सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।